हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस चर्चा में आदरणीय योगेश अभी जी हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के एक काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो अभी जो भारत पाकिस्तान को लेके जो चर्चा का बाजार गर्म है, उसी के ऊपर हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। एक नागरिक के तौर पे हम बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं और मेरी यही कोशिश है कि आपके नज़रिए से जो है हम इस पूरे मसले को देख पाएं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। जो पहला मेरा प्रश्न है वो ये है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चल रही थी, जो शीत युद्ध चल रहा था, तो भारत में लोगों का सेंटीमेंट बहुत हाई था और वो चाहते थे कि पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज हो जाए, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सीज फायर आपके लिए कैसा था? क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अगर हम इतिहास से जाके शुरू करें तो 14 जुलाई 1947 जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, वो दिन और आज का दिन 2025 तक अगर हम खंगालेंगे तो हमारे रास्ते में हमेशा कांटे बोने का काम ही उसने किया है। आज़ाद होते ही उसने पहले हमारे कश्मीर पे कब्जा करने का प्रयास किया, उसके बाद 1962 की जंग और उसके बाद 71 की जंग, फिर कारगिल युद्ध और अभी जो, और इन जंग जो आमने सामने होती है उससे दिक्कत थोड़ी कम होती है अगर सही बताएं तो, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन ये है और हम सामने लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आईएसआई के माध्यम से हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश, स्लीपिंग सेल्स डाल के, और हमारे देश को जब भी अवसर मिला और इन्होंने चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। और कुछ प्रयास उनके ऐसे भी रहे हैं जो कि भारत के लगभग सभी नागरिक उससे आहत हैं, और सबकी इच्छा थी कि जहां तक हो सके पाकिस्तान का अब एक परमानेंट इलाज होना चाहिए। कब तक हम दवाइयों के सहारे चलते रहेंगे? एक बार सर्जरी हो ही जानी चाहिए जिससे कि पूरा इलाज हो जाए। इस बार जो पहलगाम वाली घटना थी उस पर अगर हम आते हैं, पुलवामा का हुआ, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो इसके बाद जब अभी पहलगाम की घटना थी तो हम लोगों को आशा थी कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक इसका हल नहीं होगा, इस बार आमने सामने पूर्णतः युद्ध होगा और जिसको कहते हैं ना कि मसल दिया जाएगा या नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान फिर कभी सर उठा के हमारे देश की तरफ देख ना सके, जैसे गाजा में इजराइल ने किया। और हमें अपने सरकार के ऊपर भरोसा भी था, अगर पूरी तरह से भरोसा कह सकते हैं कि जो अभी हमारी केंद्र में सरकार है उसके जितने भी निर्णय लिए हैं और जिस तरह से आज देश उनके मतलब कि केंद्र के उसमें आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी सैन्य क्षमता के बारे में भी अगर हम देखें तो हमारी पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है। 16 लाख सैनिक हमारे पास, कहाँ 6 लाख। हमारे पास जो जेट विमान और हमारे पास जो नेवल क्षमता है, हमारी एयर जो कहा जाए, और हमारी आर्मी की जो क्षमता है, कोई तुलना ही नहीं थी। और उसको हमारे जांबाज सैनिकों ने साबित भी किया पूरा युद्ध में। जो युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति हमारे यहाँ से रात भर, मुझे लग रहा है 3 बजे तक तो लगभग पूरा भारत जाग रहा था और न्यूज देख रहा था, जब रावलपिंडी और पेशावर और इस्लामाबाद तक हमला किया गया। तो जब हमारी सेनाएं इस स्तर पे युद्ध कर रही थी तो पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं बनता। और प्रिसीजन भी था, मतलब जिस तरह से अभी 2 स्ट्राइक जो हुए थे, तो उन दोनों स्ट्राइक में पीओके में स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद थोड़ा और आसपास गए थे, लेकिन इस बार 100 किलोमीटर अंदर तक गए, बहावलपुर में, जो उनकी आर्मी मुख्यालय से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पे था। तो आर्मी ने अपनी तरफ से साबित कर दिया कि भाई हमारे पास प्रिसीजन है, हमारे पास वो स्किल है, लेकिन लीडरशिप भी वो होनी चाहिए ताकि उनको वो छूट दी जाए। आज वो लोग बात कर रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो हमें भी नुकसान होगा। अच्छा ठीक है, आज टाल दिया जाए तो क्या कल युद्ध नहीं होगा या परसों पाकिस्तान वो काम नहीं करेगा? सामने बिल्ली हो और आंखें बंद कर ले कबूतर तो बिल्ली भाग नहीं जाती है। तो उसी तरह से अगर हम सोचेंगे कि अगर हम डांट के डपट के या किसी प्रकार से हम
पाकिस्तान को डरा लेंगे और फिर आगे वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ये उसका चरित्र का हिस्सा है पाकिस्तान के। ये पूर्णतः अगर इसके बारे में अगर हम लोग इनका इतिहास देखेंगे तो ये पिटते हैं और पिटने के बाद उस समय माफी मांगते हैं, पूरी तरह से समर्पण करते हैं और उसके बाद फिर नए सिरे से फिर आतंकवाद फैलाने में और युद्ध के लिए तैयारी। ये जो सीज फायर के पीछे तो माफी की कहानी भी नहीं है। इधर सीज फायर की घोषणा होती है और उधर बॉर्डर पे जो फायर फिर से शुरू हो जाता है 2 घंटे बाद। हाँ, मात्र 2 घंटे के बाद। तो कैसे आप मान लेते हैं कि नहीं ये सीज फायर ऐसा है कि हम विश्वास कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो ये सीज फायर कहीं से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी तालमेल का कहीं अभाव बहुत ज्यादा था और सीज फायर की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हम फ्रंट फुट पे थे, हम एग्रेसिव मोड में थे और अचानक से सब कुछ बदल जाता है और ट्रंप का एक फोन आए और उधर से दबाव में अगर हमने ये निर्णय लिया। मैं ये नहीं कहता कि युद्ध हमेशा चलते रहना चाहिए, लेकिन जितना अवसर था उसका पूरा लाभ तो उठाना चाहिए था। ये डिसीजन लेने में 1-2 दिन और लगाया जा सकता था। ये वो मौका था जब दुनिया को तय करना पड़ता कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन आतंकवाद के खिलाफ है, ये स्थिति थी। और अभी लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है और पूरी दुनिया से वो लोन ले चुका है और उसकी रिकवरी कोई गारंटी नहीं है। भारत एक रिलायबल पार्टनर है, अगर किसी से पैसे लेता भी तो उनको वापस कर सकता है, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति हम पाकिस्तान को लेकर सीज फायर की बात करें और रक्षा मंत्री के द्वारा और बहुत सारे नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। अरे माकूल जवाब मतलब क्या? वो 1-1 हजार ड्रोन फेंक रहा है, वो मिसाइल से अटैक कर रहा है, माकूल जवाब क्या हो सकता है? इसके बारे में अगर मैं कहूं तो इसमें अंतरराष्ट्रीय दोगलापन बहुत ही सुंदर ढंग से दिखता है, बहुत साफ सुथरा ढंग से। अगर आप देखें IMF के द्वारा कि अचानक से $100 बिलियन का लोन एक दिवालिया देश को देने का क्या मतलब बनता है? जो देश रोटी को तरस रहा है उस समय आपने उसको नहीं दिया। आज जब वो भारत से युद्ध कर रहा है, जब सामने हर जगह साबित हो चुका है कि वो आतंकवाद को पोषण दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पूरे विश्व में आतंकवाद को का मतलब कि सप्लायर कहा जा सकता है उससे। जितने भी आतंकवादी हैं कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से, उसामा बिन लादेन भी अगर मारा गया तो पाकिस्तान में ही छुपा हुआ। मतलब ये बात पूरी दुनिया में साबित हो चुकी है कि वो आतंकवाद को पोषित करते हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन की घटना हो, चाहे वो भारत के अंदर जो है आतंकवादी हमला करना। ये $100 बिलियन क्या आतंकवाद? $1 बिलियन। $1 बिलियन, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। ये $1 बिलियन जो पाकिस्तान को दिया गया है, ये क्या आतंकवाद फैलाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए दिया जा रहा है? अगर आप किसी भूखे देश को अगर $1 बिलियन दिए होते तो वो कहीं ना कहीं विकास में उसका इस्तेमाल हुआ होता। जब ये अगर, जहां तक मुझे भी लगता है कि हमारे केंद्र ने जो इस पूरे इसमें बैकफुट पे आई और इसमें हमारा जो है सीज फायर के लिए राजी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें $1 बिलियन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उन्हें भी नजर आने लग गया कि विश्व जो है हमारा, और मतलब कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाने का प्रयास करने वाला है, तो बैकफुट पे आके इसके लिए नहीं तो हम तो उतना तो हमेशा होना। मैं बोलूं, जब इजराइल अपने सिक्योरिटी के लिए हमास के ऊपर हमला करता है या रसिया हमला करता है तो ये रिस्क तो उन्होंने भी लिया, ये रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये रिस्क लेना पड़ेगा। और हमेशा से मतलब कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो तो आगे, लेकिन यहाँ पे विल पावर की यहाँ पे बात उठती है। कम से कम हम कमजोर नहीं है, कम से कम उनसे संसाधनों में कम नहीं, इतना बात तो हमको पता है। और कम से कम इतना भी है कि दुनिया में अगर विश्वसनीयता की बात होगी तो चाइना और 1-2 देश छोड़ के बाकी और उनके साथ कोई आने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों में अचानक ही कुछ घंटों में फर्क पड़ गया। अगर बातों में फर्क आप देखें, कुछ देर पहले शहबाज शरीफ का एक बयान आता है जिसमें वो रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं और अपने देश की जनता से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि भाई अगर बैकफुट पे नहीं आए, अगर हम युद्ध में सरेंडर एक तरह से नहीं करते हैं तो उस स्थिति में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाए। बिल्कुल। और उसी के थोड़ी देर बाद ही उसने साफ साफ शब्दों में शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक
तुर्की को छोड़ के कोई देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और चाइना को भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ नहीं दे रहा है। और मात्र उसके कुछ ही देर बाद चीन खुल के पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया। हो सकता है कि वो चाइना नहीं, चाइना के हथियारों की बात कर रहा हूँ कि जब वो चला रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहा है। ये तो जग जाहिर है भाई। तो उनके पीड़ा उन चाइना के हथियारों को लेकर हो सकता है ये साथ दे भी रहा है, जुबान से खड़ा है, लेकिन जो मदद दे रहा है वो मदद काम नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ है, अगर विश्व के पटल पे अगर चाइनीज हथियारों का हाल वही हुआ जो चाइनीज खिलौनों का होता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो सारे तो शाम तक ही खत्म हो गए। चाइनीज जो हथियार थे, बम थे, वो पटाखे साबित हुए, ड्रोन सारे पटाखे साबित हुए। तो इसने चाइना के पूरी हथियारों की मार्केट को एक तरह से, और किसी चीज को नेस्तनाबूद किया हो ना किया हो, चाइनीज हथियारों की मार्केट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। तो इस बात से भयभीत चाइना, उसने कहा कि अब ये एक जो कुछ दोस्त मेरे इर्द गिर्द बचे हैं, कुछ गिने चुने हैं जो परमानेंट खरीदार आतंकवाद, जिनको कि वो माल से हमारे घर में, हर घर में न्यूट्रिशनल आवश्यकता पूरी करने के लिए हम सप्लीमेंट लेते हैं, तो वहाँ पे उनका न्यूट्रिशन हथियार ही है, बंदूक, गोली बारूद। तो चाइना उनको बराबर सप्लाई करते रहना चाहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो हथियार जो उनका जो है वो उनको लगा कि यार ये भी सप्लायर जिनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ये भी मेरे खरीदार समाप्त हो जाएंगे। मजबूरी में आज चाइना खुल के साथ उसके खड़ा हो चुका है। दरअसल चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, वो अपने प्रॉफिट के साथ खड़ा है। वो अपने प्रॉफिट के साथ खड़ा है, वो भारत के विरोध में खड़ा है। ये भी तो आने वाला समय जो है ना भारत का, वो मार्केट चाइना की जो उड़ने वाली है और वो भारत की तरफ झुकाव बढ़ रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार का, वो चाइना को भयभीत कर रहा है। मतलब दो फायदे हैं कि एक तो वो भारत को भी साथ लेगा, और दूसरा कि उसके जो सरप्लस हथियार बन के पड़े हुए हैं फैक्ट्री में, तो वो भी तुरंत सेल हो जाएगी। भले ही पाकिस्तान उनको बाद में देगा पैसे, लेकिन फिलहाल सेल तो हो जाएंगे वो। एक विश्वास होता है ना, जैसे हमारे यहाँ उधार माल बेचने की ट्रेंड है, तो वो उधार माल बिक गया है, पैसे तो हम ले ही लेंगे, नहीं होगा तो कुछ एयरपोर्ट उनके कब्जा कर लेंगे, जैसे ग्वादर किया और बाकी। तो ये चाइना का व्यापारिक नीतियां हैं। चाइना के पास अब धन का अभाव नहीं है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अपने आप को अमेरिका के बराबर खड़ा करना चाहता है, उससे ऊपर खड़ा करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि विश्व में अगर कोई दादा है तो वो अमेरिका नहीं, अब हम हैं। तो वो उसी प्रयास के तहत वो अब चाइना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, पिछले अगर 15 सालों को हम देखें अगर, तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश की यात्राएं की और कूटनीतिक स्तर पर उनको मजबूत दिखाया जाता है, मतलब दुनिया के लगभग सारे देश जो है या तो उनके साथ रहते हैं या उनके समर्थन में बातें करते हैं। तो अगर हम कूटनीतिक रूप से मजबूत रहे, 15 साल से प्रधानमंत्री जी उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो कूटनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के बारे में बात करते हैं, तो उस कूटनीति का और उस आर्थिक उन्नति का क्या मतलब कि जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे अंदर आके हमको मार के चलाता है और हम बोलते हैं कि हम वक्त आने पर उसको माकूल जवाब देंगे। अब वक्त कब आएगा? नहीं, ये आपने सही कहा कि लगभग पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने हमारे विश्व पटल पे भारत की जो पहचान बनाई है और जो संबंध बनाए हैं, उसकी तुलना पूर्व से कभी की ही नहीं जा सकती है। हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इतने मजबूत नहीं थे जितना आज स्वयं को महसूस करते हैं। हम वाकई आर्थिक तौर पे भी मजबूत हैं, हम सैन्य रूप से भी मजबूत हैं और संबंधों से भी मजबूत हैं। और तो फिर सीज फायर क्यों? और उसके बाद सीज फायर कहीं ना कहीं हम लोगों का, देश के नागरिकों को हतोत्साहित करता है। अंदर से हम डिप्रेशन महसूस करते हैं इस बात को। हमें अभी एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए था। थोड़ा सा देर बाद, वही मैं सॉरी आपकी बात में वो कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के फिर हम पीछे आते, इतना उनको गहरी चोट दे चुके होते कि वो कभी फिर लड़खड़ाते रहते। अभी जैसे हमारे यूपी में बहुत छोटे निचले स्तर से हम बात करते हैं कि अपराधियों के घुटनों पे गोली मार दी जा रही ताकि वो फिर खड़ा ना हो पाए। तो हमें पाकिस्तान के घुटने पे एक ढंग की गोली मार देनी चाहिए थी
ताकि वो खड़ा ना हो पाए। उसके बाद फिर जो युद्ध हो वो हम वापस हटते, समझौता होता, हाँ। तो फिर हम वरना अभी तक तो वही कहानी है कि आपने हमारे 28 मारे, हम आपके 28 मारेंगे, आप हमारे 50 मारो, हम आपके 50। ये तो कोई बात नहीं है। ये तो सच बताएं, हाँ। हमारी वो भूल साबित होगी जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी थी। अगर आप उनके 1,000 लोगों को मार भी देंगे तो 1-2 हजार तो आतंकवादी पाल के रखे हैं शहीद होने के लिए। यानी वो उतने बकरे जो है वो पाल पोस के माला पहना के रखे हैं, वो कटने के लिए, कट भी गए उनको नुकसान नहीं होगा। उन्होंने, उनके यहाँ तो सिखाया जाता है ये। हाँ। उनके यहाँ तो सिखाया ही यही जाता है कि तुम तैयार रहो कटने के लिए। उनको तो 72 हूरें दिखाई जाती हैं, और उनको तो उस विचार के साथ पले बढ़े आदमी के लिए मरने का कोई अर्थ नहीं है। उनको तोड़ना ही, उनको नेस्तनाबूद करना ही एक आखिरी उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच में जिस तरह से इजराइल खड़ा था, जिस तरह से रूस खड़ा था, उस तरह से भारत को भी खड़ा होना चाहिए था। ये जो अभी फाइनली जिस तरह से हम पीछे हटे हैं, ये मजबूत भारत की ये मजबूत भारत की तस्वीर नहीं साबित करता है। दुख हो रहा है आज हमें इसके लिए। हम भारतीयों को अभी भी अपेक्षा है, अगर अवसर मिले तो सीज फायर तोड़ दो और फिर से। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, सीज फायर ये तो होना ही है, चाहे आप इनको कितना भी पीछे धकेल दीजिए, कितना भी नष्ट कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं शांति की बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन किस सीज फायर से आप संतुष्ट होंगे? भाई साहब, किन शर्तों पे? हमें एक बात बताइए, शांति कौन नहीं चाहता? क्या हम नहीं चाहते? क्या हमारे देश की वो माताएं जिनके बच्चे फौज में हैं, जो सरहदों पे खड़े हैं, वो माताएं नहीं चाहती? या वो सरहदों पे रहने वाले वो लोग, या हम नहीं? अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर इस तरह से अगर जहाज से हमला होगा तो वो सभी आज कोई भी हिस्सा देश का किसी के पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन हम रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन मर जाओ, आगे बढ़ो, भिड़ जाओ, और उनको एहसास दिला दो कि तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। उनके मन में भय होना चाहिए। वो भय पैदा करने का समय था, वो भय हम पैदा नहीं कर पाए पूरी तरीके से। ये शहबाज जिस प्रकार से डरे थे, मुनीर का भी सरेंडर उसी प्रकार से होना चाहिए था। मतलब वो टेम्पररी हमारे बाउंड्री के अंदर घुसते हैं, हम परमानेंटली उनकी बाउंड्री के अंदर घुस जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो घुटने के बल बैठ के जब गिड़ आते हैं, हमारी शर्तों को मानते हैं, वो सीज फायर हम स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि सीज फायर की बात हो गई ऊपर हृदय की बात कहूँ, अगर हृदय की बात कहूँ तो बिना पीओके के तो हमें वापस आना ही नहीं चाहिए था। स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए था। वापस घर आए तो अपने बच्चों के लिए एक गिफ्ट के रूप में पीओके लेके आना चाहिए था। हमें दर्द है, तकलीफ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो बलूचिस्तान में कम से कम 2-4 हजार सैनिकों को एयरलिफ्ट करा देना चाहिए था कि जाओ भाई बलोचों को ज्वाइन करो। बिल्कुल वही क्या था। बांग्लादेश जो बना है, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान के समय में 1971 क्या था, ये वही था। आज भी वही अवसर था। तो ये अवसर को अगर हम चूक रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के मन में एक कसक, एक फांस बन के चुभता रहेगा पूरी जिंदगी कि एक अवसर मिला था। हमने खुद को साबित किया, हमारे सैनिकों ने भी साबित किया, लेकिन उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। एक नागरिक, ये तो हो गया कि सरकारी स्तर पे बात है कि सरकार क्या फैसले करती है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे हम भी बहुत सारे फैसले कर सकते हैं। जैसे कि जापान में अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराए थे, तो जापान के लोगों ने ये कसम खा लिया कि वो अमेरिका निर्मित कोई प्रोडक्ट ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बहुत लंबे समय तक वो टिके रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि एक नागरिक के तौर पे हमारा भी, चाइना है, तुर्की है, अजरबैजान है, वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया, क्या हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना चाहिए? सोनू जी, बहुत सुंदर, जो सबसे सुंदर आपका प्रश्न अब तक का था वो यही था। दरअसल देश की और सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी जनता की होती है। हम जनता से ही सरकार है, भारतीयों से भारत है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम आपकी बनती है ना। आज पाकिस्तान के साथ कोई साथ में खड़ा हुआ, अगर 3 राष्ट्र अभी आपने नाम गिनाए जो हम लोग जानते हैं। नंबर 1 पे तुर्की था, नंबर 2 पे अजरबैजान, और नंबर 3 पे जो था वो चाइना। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि हमेशा से भारत के लिए कहीं ना कहीं से प्रयास उसका रहा है, चाहे वो हमारे पुराना 1961 का युद्ध देख लीजिए, और चाहे उसके बाद हमारा जब भी अवसर मिला है, इससे पूर्व भी जब भी
तो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहा है, और वो आर्थिक तौर पे भारत से उसको, आपको अंदाज है कि वो लगभग 102 बिलियन डॉलर का भारत को निर्यात करता है। और हम चाइना को कितना निर्यात करते हैं? 16 बिलियन। सिर्फ 16 बिलियन डॉलर। तो ये कहीं ना कहीं से हमें हमारी बहुत बड़ी कमजोरी को साबित करता है, हम हमारे स्वार्थ को दिखाता है। हम भारतीय किसी हद तक इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम ये नहीं देखते कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने दुश्मन को दिए हुए एक एक रुपए का हिसाब करेंगे ना, ये 102 बिलियन डॉलर अगर उसकी जेब में जाने से रुक जाएगा तो वो चाइना टूट जाएगा पूरी तरीके से। हमारे देश का 14% आयात व्यापार जो है वो चाइना के साथ है। उतनी तो कई सारे देशों की इकोनॉमी नहीं होती होगी। बिल्कुल सही कहा, कई देशों की इकोनॉमी 102 बिलियन डॉलर नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ के नागरिक ये कुछ कंपनियों का नाम अपने जुबान पे रख लें कि हम कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी हो, कहीं का हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम ओप्पो का, शाओमी का, हुआई का और बहुत सारे वन प्लस है, ये सारी कंपनीज के माध्यम से ये एक एक रुपया हथियार बन के चाइना के पास जा रहा है और चाइना के माध्यम से पाकिस्तान के पास जा रहा है। हमारी अगर अपने देश को बर्बादी से, डूबने से, हर तरह से अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है तो हमें चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करना पड़ेगा, पर सभी चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना कहने होगी। से नो टू चाइना, चाइना को ना कहना सीखना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूंगा कि जैसे ही सीज फायर की बात पटल पे आई तो कुछ लोगों ने इंदिरा जी का नाम लेना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि अगर इंदिरा जी होती तो ऐसा होता। आपको दोनों ही नेताओं के बारे में पता है, उनके इतिहास भूगोल को आप जानते हैं, क्या लग रहा है, क्या डिफरेंसेस है आज के मोदी जी में और तब के इंदिरा जी में? मोदी जी और इंदिरा जी दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कि एक मजबूत नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अन्य कोई अभी हम ऐसे किसी प्रधानमंत्री की आपस में तुलना कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इंदिरा गांधी जी के साथ अगर हम कहें तो 1971 के युद्ध में वो भी उतना ही महिला होके भी वो जिस प्रकार से खड़ी थी हमारे देश के सैनिकों के साथ, मोदी जी का भी रोल लगभग वैसा ही था। और उन्होंने, अभी तो युद्ध आगे बढ़ना था, युद्ध अभी प्रारंभ भी ढंग से नहीं हुआ था, 72 घंटों में युद्ध बंद हो गया। तो ये 72 घंटों के बीच में हम दो प्रधानमंत्रियों की तुलना करने लगे, ये अभी संभव नहीं है। लेकिन अगर कहा जाएगा जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। और रही बात मोदी जी की, तो अगर कहा जाए कि इन्होंने युद्ध से पहले जो माहौल बनाया, जो कूटनीति और जो राजनीति का इन्होंने उदाहरण पेश किया, वो कहीं अबव था इंदिरा जी से ऊपर। मैं ये नहीं कहता इंदिरा जी की 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को, उसमें हमारी सेना, हमारे जो कमांडर थे, उन लोगों का रोल्स को भी हम झुठला नहीं सकते हैं और आज भी हमारे जो उनका रोल है उसको भी नहीं झुठला सकते। लेकिन शायद अभी दोनों की तुलना करना जल्दबाजी होगी। अभी अवसर मिलेगा मोदी जी को, और जिसमें वो स्वयं को अभी साबित करेंगे और बहुत जल्दी वो साबित करेंगे, इस बात का हमें विश्वास है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो भी दोस्त इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।